महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया है और कोई भी मुख्य धारा का न्यूज चैनल इसकी चर्चा नहीं कर रहा है। एकनाथ शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी को धमकी दी है कि अगर सरकार में अजीत पवार और एनसीपी के 40 विधायक आए तो हम सरकार से बाहर आ जाएंगे। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, एकनाथ शिंदे फैक्शन के प्रवक्ता हैं जिनका नाम है शीर्षत साहब ने पत्रकारों से बातचीत में कहा है और आपके स्क्रीन पर मुंबई में उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारी नीति साफ है, एनसीपी एक ऐसी पार्टी है जो धोखा देती है, हम एनसीपी के साथ सत्ता में नहीं रहेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी एनसीपी को अपने साथ लेती है तो महाराष्ट्र को यह बात पसंद नहीं आएगी। हमने शिवसेना से बाहर होने का फैसला इसलिए लिया था क्योंकि उद्धव ठाकरे जो हैं वो एनसीपी के साथ थे। जनता हमारा कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाना पसंद नहीं करती है। यह बात मैं आपको बतलाना चाहूंगा, मंगलवार को शीर्षत ने कही थी, जो कि एकनाथ शिंदे फैक्शन के मंत्री हैं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, हो क्या रहा था? हो यह रहा था कि अजीत पवार ने करीब एनसीपी के 40 विधायकों के दस्तखत ले लिए थे। मुद्दा क्या था कि वो इन 40 विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी के पास जाने वाले थे। कुल 53 विधायक हैं तो एंटी डिफेक्शन लॉ भी यहां पर लागू नहीं होता, और वहां पर जाकर अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनाया जाना था। और यह ऐसा क्यों हो रहा था? ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के एक फैसले ने, जो अभी आया भी नहीं था, उसने भारतीय जनता पार्टी की रातों की नींद हराम कर दी थी। फैसला क्या था दोस्तों? हो सकता है कि आने वाले फैसले में एकनाथ शिंदे के 14 विधायकों की सदस्यता को खारिज किया जा सकता है, उन्हें डिस्क्वालिफाई किया जा सकता है। और अगर ऐसा होता तो भारतीय जनता पार्टी सरकार मुश्किल में आ जाती, बीजेपी और एकनाथ शिंदे सरकार मुश्किल में आ जाती। इसलिए अजीत पवार से लगातार बातचीत हो रही थी। अब हुआ यह दोस्तों, अजीत पवार ने 40 लोगों के दस्तखत ले लिए थे। यह पूरा काम बहुत ही गुप्त अंदाज में हो रहा था, मगर अचानक यह खबर जो है वो लीक हो जाती है। खबर लीक हो जाने के बाद होता क्या है कि अजीत पवार के सारे खेल, भारतीय जनता पार्टी और अजीत पवार के सारे खेल पर पानी फिर जाता है। इस खबर के लीक होने से दो लोग बहुत नाराज होते हैं, खुद अजीत पवार और भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, अजीत पवार दिल्ली गए थे और वहां पर उन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। सारी बारीकियां, सारा मामला फाइनल हो गया था, उनका जाना तय था, मगर फिर यह खबर लीक हो जाती है और फिर अजीत पवार को सामने आना पड़ता है और यह कहने के लिए कि मैं छोड़कर नहीं जा रहा हूं। यानी कि सारा खेल पलट जाता है दोस्तों। और यह सारी जद्दोजहद इसलिए हो रही है क्योंकि DY चंद्रचूड़ साहब का फैसला आने वाला है। मैं आपको यह भी बतला दूं दोस्तों, जब इस मुद्दे पर जिरह चल रही थी तो अदालत के अंदर DY चंद्रचूड़ साहब ने उस वक्त के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के किरदार पर सवाल उठाए थे, यह कहते हुए कि जो कॉन्डक्ट था भगत सिंह कोश्यारी साहब का, उससे सरकार गिरने में मदद मिलती है। यानी कि जो उनका पूरा आचरण था उस पर DY चंद्रचूड़ साहब ने सवाल उठाए थे। नतीजा यह हुआ था कि पूरे भारतीय जनता पार्टी का IT सेल DY चंद्रचूड़ साहब पर हमला बोलने लगता है, उनके खिलाफ अश्लील प्रोपेगेंडा चलाया जाने लगता है। नतीजा, कई सांसदों को, लोकसभा और राज्यसभा के कई सांसदों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को खत लिखना पड़ता है कि DY चंद्रचूड़ साहब को संरक्षण दें, उन्हें मदद करें। तो यह सब हो रहा है जिसके चलते बीजेपी बौखलाई गई है, इसलिए वो विकल्प तलाश रही है। यानी कि एकनाथ शिंदे का काम सिर्फ सत्ता में आना था। अब अगर अजीत पवार आ जाते, अगर उनका खेल नहीं बिगड़ता, तो जाहिर सी बात है एकनाथ शिंदे यूज एंड थ्रो के चलते बाहर हो जाते, उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाता। और वो जो कहावत है ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना घर के रहे ना घाट के हम, यह हालत हो जाती। इसलिए पार्टी के नेता शीर्षत ने इस मुद्दे को भांपते हुए बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम एनसीपी के साथ सत्ता में नहीं रहेंगे, एनसीपी धोखा देती है। याद कीजिए दोस्तों, करीब 80 घंटों के लिए
अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस की सरकार बन गई थी। सुबह सुबह देवेंद्र फडणवीस ने भगत सिंह कोश्यारी के घर में जाकर शपथ ली थी, याद है कि नहीं आपको? और फिर शरद पवार ने खेला कर दिया था। वैसे शरद पवार की भी बातचीत अजीत पवार से हुई है दोस्तों, और जैसा कि सुधीर सूर्यवंशी की खबर बताती है, उन्होंने चेतावनी दी है शरद पवार को कि एनसीपी को मत तोड़िए। यह खबर क्या कहती है दोस्तों, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। आपके स्क्रीन पर यह खबर है। यह खबर यह कहती है कि बहुत ही गुपचुप तरीके से अजीत पवार 40 विधायकों का दस्तखत लेके भाजपा के पास जाने वाले थे। जैसे ही यह मामला जो है लीक हो जाता है, तो अब शरद पवार ने अपने भतीजे अजीत पवार को कहा है कि एनसीपी को मत तोड़िए, उन्हें तोड़ने का काम मत कीजिए। उन्होंने आगे यह भी कहा है इस रिपोर्ट के मुताबिक कि कोई भी अगला कदम उनकी अनुमति के बगैर ना उठाया जाए। जो भी आप फैसला लें, मुझे बतलाकर यह फैसला लें। दरअसल मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि अजीत पवार क्यों जाना चाहते थे भारतीय जनता पार्टी के साथ, क्योंकि अजीत पवार के साथ एनसीपी के ऐसे कई विधायक हैं जिन्हें ईडी परेशान कर रही है। सुधीर सूर्यवंशी की यह खबर यह भी बताती है कि उन्हें परेशान किया जा रहा है, और उसी डर से कई विधायक जो हैं वो अजीत पवार के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि रात रात भर हमें नींद नहीं आती है, हमें परेशान किया जा रहा है, प्लीज आप भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला लें। ये दुर्दशा है हमारे विधायकों की। इनकी इतनी सी भी रीढ़ नहीं है। जांच एजेंसीज ने इन्हें क्या परेशान किया कि गिड़गिड़ाने लगे। तो ये तो मजबूरी है उन एनसीपी की विधायकों की जो इस वक्त अजीत पवार से कहते रहे कि आप भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लें, मगर खुद अजीत पवार भी दोस्तों कई मामलों में फंसे हुए हैं, और बीजेपी उनके खिलाफ भी जांच शुरू कर रही है। एक तो वो डर है, और दूसरा वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। उनके बेटे ने सांसदी का चुनाव लड़ा था, हार गया था, और वो चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बन जाए। और वो ये जानते हैं कि अगर वो एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी में रहे तो उनका मुख्यमंत्री बनना नामुमकिन है। 2024 में जब महाराष्ट्र के चुनाव होंगे, और अगर उद्धव ठाकरे की शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस साथ होगी, तो अजीत पवार का कोई चांस नहीं है मुख्यमंत्री बनने का। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? उद्धव ठाकरे बनेंगे। अब जाहिर सी बात है अजीत पवार ये देख रहे हैं कि बेहतर है कि 1 साल के लिए ही सही, मगर मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम के। इनकी सोच देखिए दोस्तों, कितनी संकीर्ण सोच है, कितना स्वार्थ है कि एजेंसीज इन पर कार्रवाई ना करें, इसलिए ये लोग भाजपा की गोद में जाके बैठ जाते हैं। अब शरद पवार ने जो अजीत पवार को नसीहत दी है, आपने एक बात पर गौर किया होगा। वो उनसे ये तो कह रहे हैं कि पार्टी को मत तोड़ो, जो भी फैसला लेना है पहले मुझसे पूछो, मगर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएं न जाएं इस पर शरद पवार कुछ नहीं कह रहे हैं। अब मैं आपका ध्यान इस मुद्दे पर क्यों खींच रहा हूं, इसे ध्यान से सुनिएगा। कल ही शरद पवार की गौतम अडानी के साथ मुलाकात हुई है दोस्तों, याद कीजिएगा। कुछ दिनों पहले शरद पवार ने अडानी के न्यूज चैनल एनडीटीवी को दिए गए इंटरव्यू में यह कहा था कि जेपीसी की कोई जरूरत नहीं है, अडानी मामले पर जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति की जांच की कोई जरूरत नहीं है। यह बात अलग है कि जैसे ही विपक्ष ने उसकी आलोचना की, तब उन्होंने कहा ठीक है, जेपीसी की जांच करनी चाहिए। और अचानक गौतम अडानी शरद पवार से मिलते हैं। समानांतर तौर पर अजीत पवार की भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने की खबर, और महाराष्ट्र की राजनीति में पूरी उथल पुथल चल रही है। इन तमाम घटनाओं के बीच गौतम अडानी जो हैं वो शरद पवार से मुलाकात करते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि कुछ पक रहा है जो हम नहीं जानते हैं? कुछ ऐसा पक रहा है जिसमें गौतम अडानी का इस्तेमाल हो रहा है। हो सकता है कि गौतम अडानी शरद पवार से इसलिए मिलने गए हों क्योंकि पूरे विपक्ष में शरद पवार ही एकमात्र वो राजनेता हैं जिन्होंने कहा था कि गौतम अडानी के खिलाफ जेपीसी की जांच की जरूरत नहीं है, और फिर वो पलट गए। तो गौतम अडानी को लगा कि कम से कम शरद पवार से बात की जाए, उन्हें अपनी बात रखी जाए। मगर बड़ा प्रश्न ये कि अडानी को लेकर शरद पवार का ये रवैया क्यों है?
जबकि पूरा विपक्ष ये जानता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विपक्ष के खिलाफ तमाम हथियारों का इस्तेमाल किया है, उसमें गौतम अडानी एक अहम किरदार निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दबाव बनाने के लिए अडानी का इस्तेमाल विपक्ष कर रही है। तो ऐसे में विपक्षी एकता में बार बार दरार लाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं शरद पवार? इसलिए महाराष्ट्र के अंदर एनसीपी की भूमिका संदिग्ध है। हमें इंतजार करना होगा दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनावों का। अगर वहां पर एमवीए महाविकास अघाड़ी को शानदार सफलता मिलती है और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाता है, तो जाहिर सी बात है उसके बाद ये जो पूरी सुगबुगाहट है भाजपा के साथ जाने की, वो बंद हो जाएगी। मगर अगर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर 2019 में अपने शानदार प्रदर्शन के रिकॉर्ड को दोहरा देती है, तो यकीन मानिए दोस्तों, खेला हो जाएगा महाराष्ट्र में। ऐसा खेला जिसमें पूरी की पूरी एनसीपी भाजपा के साथ भी खड़ी हो सकती है। तो ये तमाम चीजें हैं जिस पर गौर करना पड़ेगा। हालांकि एक बात स्पष्ट कर दूं, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अजीत पवार ने मना तो कर दिया है कि मैं बीजेपी के साथ नहीं जा रहा हूं, मगर राजनेताओं की बातों का भरोसा थोड़ा ना किया जा सकता है। मगर दिक्कत क्या है दोस्तों, एक साल के लिए मुख्यमंत्री बनने के चलते ये लोग लोकतंत्र का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, विपक्ष का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, यह मैं अब आपको बताने वाला हूं। आपने एक बात पर गौर किया होगा कि जब से उद्धव ठाकरे की शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस साथ आई है, महाराष्ट्र के अंदर जितने भी छोटे मोटे चुनाव हुए हैं, चाहे स्थानीय निकाय के चुनाव हो, चाहे विधानसभा का कोई छोटा मोटा उपचुनाव हो, एमवीए लगातार जीतती आई है। क्यों? क्योंकि इन तीनों की साझा ताकत भारतीय जनता पार्टी को पटखनी दे रही है उन इलाकों में भी जहां 25-25 सालों से बीजेपी सत्ता में है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि अगर लोकसभा चुनावों में ये तीनों पार्टियां एक साथ बनी रहें, तो भारतीय जनता पार्टी को पटखनी देना संभव हो जाएगा। कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी 45 सीटें नहीं जीत पाई और अगर उद्धव ठाकरे की शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी मिलकर उसे हरा पाई, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2024 में जब नतीजे आएंगे कि भारतीय जनता पार्टी, जिसे पिछली बार 300 से ज्यादा सीटें मिली थी, उसका क्या हाल होने वाला है। मैं आपको बतला दूं, बिहार में मुश्किल में है क्योंकि तेजस्वी और नीतीश सामने आ गए हैं। ऊपर से जातीय जनगणना का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा हो गया, यानी कि बिहार में सीटें कम होने की संभावना है, महाराष्ट्र में सीटें कम होने की संभावना है, बंगाल में सीटें कम होने की संभावना। अगर इन तीन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पर 10-10 सीटों का भी नुकसान हो जाता है, और यह मैं कम से कम बता रहा हूं, 10-10 सीटों का नुकसान हो जाता है, तो सीधे बीजेपी 260-270 पर आ जाती है, यानी कि बहुमत से भी कम। इसलिए अमित शाह जो हैं वो जबरदस्त टेंशन में है, इसलिए वो अजीत पवार से मुलाकात कर रहे हैं, इसलिए लगातार कोशिश की जा रही है कि किसी भी कीमत पर महाविकास अघाड़ी की एकता टूट जाए और महाराष्ट्र की अधिकतर लोकसभा सीटों पर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो जाए। सारी जुगत इस बात को लेकर है। अजीत पवार जांच एजेंसी से अपनी जान बचाना चाहते हैं, अजीत पवार मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और उनकी महत्वाकांक्षाओं के जरिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो 2024 के लोकसभा चुनाव साधना चाहती है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हो, अजीत पवार हो। मैंने आपको बार बार बताया है कि अपनी राजनीति साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की क्या हालत कर रही है। टी राजा सिंह गली गली घूमकर भड़काऊ बयान दे रहा है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र क्या है? महाराष्ट्र देश की आर्थिक नब्ज है। महाराष्ट्र को अराजकता की तरफ ढकेला जा रहा है, यह उसका हश्र किया जा रहा है। और यही नहीं, महाराष्ट्र के कई प्रोजेक्ट्स को गुजरात भेजा जा रहा है, और उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे तब इनकी हिम्मत नहीं हुई थी। तो कहने का अर्थ यह है कि अपनी राजनीति साधने के लिए महाराष्ट्र की ऐसी तैसी की जा रही है। खेल सारा यह है दोस्तों। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।